आज रिजवान साहब आपको स्टूडियो पे इसलिए सबब से बुलाया है कि 29/11/2024 को एक गुजरात राज्य वक्फ बोर्ड में से एक जजमेंट आया और उसके लेके आपने काफ़ी कुछ दूसरे इंटरव्यू भी आप दे चुके हैं। आरिफ आलम साहब को दिया, कुरैशी को दिया आपने। आज आमीन मीडिया चाहता है कि आपसे कुछ जो सवाल छूट गए और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपसे हासिल करें कि जो किसी वजह से उनसे रह गए थे, तो उस पर कुछ आप तवज्जो डालें, वो सबब से आपको याद किया है। सबसे पहला तो ये रहेगा कि ये जो जजमेंट आया, क्या इससे हम यूँ समझे कि आपको क्लीन चिट मिल गई? अस्सलाम वालेकुम। डेफिनेटली क्लीन चिट तो मिल चुकी है, क्योंकि जजमेंट को बेशक ये लोग ने अपने कितने लोगों ने फॉरवर्ड किया लोगों को। जनरली कैसा होता है, गुजरात स्टेट वक्फ बोर्ड का जजमेंट होता है। जजमेंट को लोग जनरली सोशल मीडिया पे नहीं भेजते, ठीक है, मगर कितने लोग हैं उनको सोशल मीडिया पे भेज दिया है। मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छा काम किया है। ओके, जो समझता है उसके एक एक वर्ड को समझता है, एक एक वर्ड को सिस्टमेटिक पढ़ता है और पढ़ने के बाद उसको समझता है जी। उसके अंदर बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है, फक्त ने फक्त आक्षेपो करेल छे અને 7 दिन, यानी मैं उसको समझता हूँ कि मतलब मैं डॉक्यूमेंट एविडेंस दे नहीं सकेंगे, ठीक। यानी इसको बहुत क्लियर कट मैसेज दिया हुआ है कि कोई गैर व्यवहार तुम्हारे को मिला नहीं है, कोई गैर नीति मिली नहीं हुई है, और मतलब मैं जो स्कीम चेंज करने की जो बात की हुई है, ऐसा कुछ भी बात नहीं मिला हुआ है। लेकिन बात यूँ है कि आपकी भी तो कुछ इस तरह के गैर जानिबदाराना काम रहा कि आपकी टर्म जो थी वो काफ़ी शॉर्ट थी, उसको आपने खींच कर 2024 तक ले आए, तो क्या ये आप इसे सही मानते? नहीं, सबसे पहले मैं यही कहूँगा, फिर से बात वही आती है कि कोई भी चीज़ को डिटेल में समझना ज़रूरी होता है। किस तरह से किस ट्रस्ट का बंधारण बना होता है। मैं ऐसा कहूँगा कि कोई ट्रस्ट के बंधारण में कोई मतलब मैं बना, समझो 20 साल की उम्र में बना और वो जब तक गुजरा 60 साल 70 साल तक रहा, तो मतलब मैं ऐसा मतलब नहीं हुआ कि वो 4 साल 40 साल रहा या 50 साल रहा तो उसका मतलब वो गलत है। वो संस्था का बंधारण जो बनता है, बंधारण के कॉन्स्टिट्यूट होता है, उसके हिसाब से चलता है। नहीं, बाजार में ऐसी बात चल रही है कि आप चिपकू मेहमान की तरह आप वहाँ से हटे ही नहीं, आपको जो कि 3 साल या 5 साल जो भी टर्म था हट जाना चाहिए था, आप किसी तरह से उसको कंटिन्यू रखा। तो क्या इसमें आपके इसके पीछे बैकग्राउंड क्या था, आपकी सोच क्या थी? मैं कहता हूँ इसमें मेरी सोच की बात ही नहीं आती, इसमें ट्रस्ट के बंधारण की बात आती है। 2009 में हमको एज ए ट्रस्टी सिलेक्ट किया गया था, जिसने लोगों ने जो उस टाइम के ट्रस्टी थे उनको सिलेक्ट किया था। अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी का बंधारण बहुत क्लियर कट मेंशन करता है कि 9 ट्रस्टी होंगे, हर 6 साल पे 3 ट्रस्टी वहाँ से जाएंगे, 1/3 ट्रस्टी 3 ट्रस्टी वहाँ से जाएंगे। इसका मतलब एक ट्रस्टी सिलेक्ट होता है जब मतलब में उसके पहले मतलब में 3 ट्रस्टी सिलेक्ट हो, उसके पहले 6 ट्रस्टी होते हैं जी। इस तरह का बंधारण बना हुआ है जी। यानी जो ट्रस्टी सिलेक्ट होगा वो 18 साल तक रहेगा, ठीक है। उसकी टेन्योर 18 ईयर 18 साल के लिए होता है जी। तो जिस तरह से आपने अभी वर्ड इस्तेमाल किया चिपकू, जो लोगों की नजर में लग रहा है जी जी, वो वाली बात है, वो लोगों की सोच ही गलत है। ओके, एक चीज मैं समझ रहा हूँ। सेकंड चीज मतलब मैं कैसा आएगा कि उसको मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि उसको बंधारण को बहुत क्लियर कट बनाया हुआ है। और बंधारण एक्चुअली क्या होता है, दूसरे सब ट्रस्ट बनते हैं, ट्रस्ट में क्या होता है, जो ट्रस्टी बनता है वो तब कबर तक जाता है जब तक ट्रस्टी रहता है, ठीक है। मगर ये ट्रस्ट के अंदर ये इसका बंधारण जो बनाया है, ये वो अपने लॉ के अपने क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल है थोड़ा। आप क्यों कहना चाहते हैं फ्लेक्सिबल करते? मैं ये कहूंगा कि इसका बंधारण बनाने वाले पहले, जब बंधारण बनाने वाले क्या होते हैं, वो खुद बैठते होते हैं और खुद बंधारण बनाते होते हैं। इसका जो बंधारण बनाया हुआ है, इसका बंधारण बनाया कोर्ट ने, एक न्यूट्रल लोग ने जी, न्यूट्रल चीज जी जी। तो उनने जिस तरह से राज्यसभा काम करती है, राज्यसभा में कोई भी मेंबर सिलेक्ट होता है वो 6 साल के लिए होता है, हर 2 साल पे 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं। तो उसी तरह से ये बंधारण बना हुआ है। बंधारण में बहुत क्लियर कट मैसेज किया हुआ है कि कोई भी ट्रस्टी मैक्सिमम 18 साल तक ट्रस्टी रह सकता है, उसके बाद नया ट्रस्टी नहीं रह सकता है। तो जो हम लोग 2009 में बने, 18 साल से साथ देखा जाए 2027 में टेन्योर पूरा होना चाहिए। मगर इंटरप्रिटेशन कुछ अलग है। किसी का इंटरप्रिटेशन ऐसा कहना आएगा कि मतलब मैं समझा कि उस टाइम पे ट्रस्टी थे तो मतलब मैं 1/3 ट्रस्टी नहीं होना चाहिए था, 3 ट्रस्टी जाना चाहिए, जो कुछ इंटरप्रिटेशन गलत है। कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है, आप तस्लीम करते हैं? कमी डेफिनेटली रह गई है। कमी वो रह गई है, कमी क्या रह गई है वो समझिए। अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के हम लोग जब ट्रस्टी थे, हमारे टाइम के अंदर मतलब में 6 साल पूरा होने के बाद हमारे मतलब में नए ट्रस्टी सिलेक्ट करने थे। उस टाइम पे 5 ट्रस्टी की जगह खाली थी, तो हम लोग ने 5 ट्रस्टी सिलेक्ट किए, उसको अप्रूवल के लिए ऑलरेडी भेज चुके। यानी टेक्निकली कि जो मैं बता रहा था कि हम लोग ने उस वक्त पे 5 ट्रस्टियों की जगह खाली हुई, क्योंकि कितने ट्रस्टियों ने रिजाइन भी किया था, ठीक है। तो 5 ट्रस्टी की जगह खाली हुई, तो हमने 5 ट्रस्टी सिलेक्ट किए, वक्फ बोर्ड को ऑलरेडी भेज चुके अप्रूवल के लिए। वक्फ बोर्ड उसको तकसीम अप्रूवल नहीं देता, ओके। और देने के बाद मतलब में हुआ क्या, उसको स्टेज किया हुआ, लंबा खींचा गया, सही।
एक ट्रस्टी के बारे में मतलब में हमें ऐसा मैसेज दिया गया कि जो विरोध कर रहे थे उनको कि भाई वो ट्रस्टी से ज़्यादा तकलीफ है। ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह वो ट्रस्टी ने बड़ा दिल रखा और बोला कि भाई मेरा नाम ट्रस्ट से निकाल दो। ठीक है। एक लेडी को हमने सिलेक्ट किया था क्योंकि ये ट्रस्ट हैगा उसमें मतलब में जनाना यतीम खाना भी है। ठीक। इसलिए हमने एक लेडी ट्रस्टी भी सिलेक्ट किए थे। जी। अनफॉर्चुनेटली वो लेडी ट्रस्टी को भी इतना वक्त निकल गया ये अपने कंक्लूड करने में वक्फ बोर्ड को, तो फिर उनने भी इन्फॉर्म किया कि भाई मेरे भी इंडिया के छोड़ के इंडिया के बाहर जाना है, मेरी बच्ची कहीं और रह रही है तो मेरे तो उसकी वजह से सिर्फ 3 ट्रस्टी बाद में लिस्ट में रह गए। ओके। हम लोग ने जो ऑलरेडी ऑर्डर में पढ़ा हो तो ऑर्डर में भी लिखा हुआ है कि फेरफार रिपोर्ट 3, 4, 5, 6 बार बताया हुआ है। राइट। ऑलरेडी फेरफार रिपोर्ट डिफरेंट टाइम पे हम लोग ने बार बार रिमाइंडर कराया। ये रिमाइंडर नहीं कहूंगा, ये फेरफार रिपोर्ट परफेक्ट हर बार भर के भेजा, रिमाइंडर तो उसके बाद और ज्यादा हुआ है। इसके बावजूद वक्फ बोर्ड ने डिसीजन नहीं लिया। तो हम लोग 2022 जी, जो आज से 2 साल बाकी है, पहले था जी, उसमें ऑलरेडी वक्फ अपने हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट से डायरेक्शन मांगी कि भाई वक्फ बोर्ड को इंस्ट्रक्शन दो क्यों इसको सिलेक्ट नहीं करते। ठीक। ये चीजों के बाद मतलब मैं डेफिनेटली मतलब मैं आप जिस तरह बता रहे हो इस तरह से मतलब मैं उंगली हमारे पे उठनी चाहिए, वक्फ बोर्ड पे उठनी चाहिए। क्यों? ये टेक्निकल प्रोसेस में इतना टाइम, आप तो अपनी तरफ से चाहते ही थे कि छोड़ दें, लेकिन कोई सही वक्त ऐसा बंदा नहीं था कि जो अमानत आप जिसको सौंप सके और निकल जाए, और ऐसे अरे गरे नत्थु खैर को सौंप के जाना भी मुनासिब नहीं समझा होगा। तो शायद ये वजह रही होगी कि आपने इस पे रिजाइन नहीं किया। ये बात मैं इस तरह समझू सही है? मैं आपको नहीं बोलूंगा कि थोड़ा उसको भी समझने की जरूरत है। जिस तरह से 3 ट्रस्टी गए, फिर 3 गए है ना, हम लोग मतलब में जो बेसिकली लास्ट 6 ट्रस्टी 3 ट्रस्टी रह चुके थे। जी। मैं, बड़ा साहब भाई और जहीर बाबू जी। जहीर बाबू का इंतकाल होने के बाद फिर से हमने हाई कोर्ट को इंस्ट्रक्शन दी, जो उसको सीए एप्लीकेशन कहते हैं कि भाई आपको 2022 में हम लोग ने जो एप्लीकेशन दी हुई है, हाँ उसको एक्सपीडाइट करो, जल्दी करो। जी। क्यों? क्योंकि नए ट्रस्टी को सिलेक्ट करना जरूरी है। हमारा जो टेन्योर जब पूरा होगा, जब वो ट्रस्टी को हमारे समझा के जाना जरूरी है कि कैसे काम करना, क्या करना, क्योंकि उसका कंसेप्ट ही है कि 3 ट्रस्टी नए आएंगे, 6 ट्रस्टी पुराने रहेंगे, पुराने 6 ट्रस्टी 3 ट्रस्टी को समझा के जाएंगे। समझ गए। तो ये इसकी एक सिस्टम है या इसकी बेहतरी चीजें है। यानी आपका कोई ऐसा चिपक रहने का कोई मंशा नहीं था, लेकिन ये है ही नहीं, ये बेबुनियाद बात है। ये जो लोगों ने खड़ी की हुई है उनको हमारे अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ का बंधारण पढ़ने की जरूरत है। ठीक। जब मतलब में जांच कमेटी आई थी, जांच कमेटी को हम लोग ने ये पूरा बंधारण की कॉपी दी और उसके मतलब में उसका डिक्री बोलते हैं, जो उसके बाद उसकी प्रोसीजर होती है। एक तो अपने ऑर्डर होता है, ऑर्डर होता है जिसमें मतलब में कंक्लूड लिखा होता है। डिक्री जो बोलते हैं उसको सिस्टम बोलते हैं कि पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया होता है। तो उनको पूरा हमने समझाया और बताया, उसकी कॉपी भी दी कि उसके अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है। बहुत। एक दूसरा सवाल ये था कि आपका जो ये मेन पिटिशन आपके खिलाफ जो हुई थी, उसमें एक ये बात भी थी कि जामा मस्जिद का जो वहीवट है वो वहाँ की मकामी कमेटी को सौंप दिया जाए। और इस तरह की जो एक और बात मुझे वाज़ेह कीजिएगा कि जो टेक्निकली तौर पर इमाम साहब होते हैं वो वक़फ़ कमेटी के एक नौकरी पे होते होंगे, तो इसके ऊपर भी कुछ मुझे बताइएगा कि इसकी हकीकत क्या है। बेशक देखो, अभी आपने डेफिनेटली एक वर्ड इस्तेमाल किया, नौकरी की, यानी यही वर्ड हम लोग ने जब इलेक्शन प्रोसेस चल रही थी, जब किसकी इलेक्शन प्रोसेस? वक्फ बोर्ड में, वक्फ बोर्ड के नए मेंबर हम जो लेते हैं उसमें एक मेंबर होता है जो मतलब में वोटिंग के थ्रू आना चाहिए, अपने इलेक्शन के थ्रू आना चाहिए जी। जो अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी ने पीआईएल करी और पीआईएल में हम लोग ने हाई कोर्ट के पास से डायरेक्शन मांगी गई ये चीज। डेफिनेटली अभी आपका जो क्वेश्चन है मतलब मैं वो मतलब मैं उसमें क्वेश्चन में एक वर्ड के ऊपर बात करूंगा कि वो इलेक्शन के अंदर मतलब में एक इलेक्शन की प्रोसेस होती है, जो उसको मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि गुजरात स्टेट वक्फ बोर्ड में एक पोस्ट जो ऐसी है जो गुजरात के जितने मुतवल्ली है, मुतवल्ली के इलेक्शन लिस्ट बनता है और इलेक्शन बिल में से इलेक्शन लड़के उनके मतलब में बोर्ड के मेंबर बनना पड़ता है। ये भी कब बना आप सोचिए, अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी ने पीआईएल करी, पौने 2 साल से वक्फ बोर्ड नहीं था, और पीआईएल करने के बाद हम लोग ने उनको किया हाईकोर्ट को कि जब वक्फ एक्ट के अंदर जिस तरह से बना हुआ है उस तरह से आज तक 1995 से 1995 से जितनी बार वक्फ बोर्ड बना, हर कोई भी बार मुतवल्ली को अपॉइंट नहीं किया था एज अ वक्फ बोर्ड के मेंबर को। जो हमारे डायरेक्शन के ऊपर हाईकोर्ट ने, हमारी मतलब प्रेयर के ऊपर हाईकोर्ट ने डायरेक्शन मांगी और वक्फ बोर्ड को गुजरात स्टेट अपने प्रेशर किया। इसी वजह से फर्स्ट टाइम किसी मुतवल्ली को मौका मिला गुजरात स्टेट वक्फ बोर्ड के अंदर मेंबर बनने का। ये भी बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। किसने कोशिश करी? अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी ने। मुबारकबाद। 1995 से लेकर आज तक कुछ नहीं हुआ। अब उसको मैं और डिटेल में जामा मस्जिद के मामले में आ जाइएगा। नहीं डेफिनेटली उसको मैं आगे यानी हर चीज को थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। वो इलेक्शन जब चल रहा था, जब हमारे जामा मस्जिद के इमाम साहब हैं ऑलरेडी वो इलेक्शन लड़ रहे थे, तो हम लोग ने वक्फ बोर्ड को इन्फॉर्म किया कि भाई अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ बड़ी के वो मतलब में एक एम्प्लॉई है जिसको गुजराती में कहते हैं नौकरी कर रहे हैं, और नौकरी को वो नौकर समझे और उनने अपने आप को पर्सनल बात पे लिया कि मैं नौकर कैसे हो सकता हूं। थोड़ा एग्जैगरेट करता हूं, एक्टिंग भी करता हूं। क्यों? क्योंकि आदमी का ईगो
इतना बड़ी बात है। हमारा मैसेज ये था कि एक ट्रस्ट का एम्प्लॉय है, वो ट्रस्ट का एम्प्लॉय, वो ट्रस्ट के ऊपर की एक बॉडी है, उसका मेंबर कैसे बन सकता है? उनको रिजाइन करना चाहिए डेफिनेटली। ठीक सच्चे में मोरली जो सच्चे होते तो रिजाइन करके इलेक्शन लड़ते, मगर रिजाइन करे बगैर इलेक्शन लड़े। अब वो शायद उनको डर होगा कि कभी हार जाएंगे, और वही हुआ। यानी वो पॉइंट ऑफ से एक ये वाली बात है कि, तो अब मैं आपको ये बता रहा था कि भाई वो वाली बात थी। और सेम चीज है अभी भी अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के मेंबरान में कोई भी, मतलब मैं मेंबरान अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी की मैं बात करता हूं, कोई भी मेंबरान बनेगा तो उसका कोई भी मेंबर किसी भी साथ के साथ अपने क्या बोलते हैं ब्लड रिलेशन में नहीं होना चाहिए। ठीक, उसका अपने किराएदार भी नहीं होना चाहिए। तो इमाम साहब के रिश्तेदार जो सोचते होंगे कि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के अंदर हमारे आना है, तो इमाम साहब की रिजाइन करना पड़ेगा। बात को ये बिल्कुल सच्ची बात है, उनके समझने की बात है। तो टेक्निकली वो आदमी इसमें आ ही नहीं सकता। ठीक। अच्छा, अब ऐसा भी कहा जाता है कि आपको तो क्लीन चिट मिल गई, अब हो सकता है आप पे भी दावे प्रति दावे होते रहें, तो क्या इसके ऊपर भी आप अपनी दिफा में अब और आगे कुछ जाओगे या नहीं जाओगे? ये जरा से वजाहत कीजिएगा। देखो, प्रैक्टिकली दावे बद्दीवा से मैं कभी डरता नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मैं जानता हूं मेरा वक्त कितना कीमती है। तो मैं कैसा होता है कि कुत्ते पीछे भौंकते, इस तरह से मैं चलते जाता हूं। मेरे को ये सब चीज़ मैटर नहीं करती, मगर तकलीफ क्या होता है कि भौंकता कुत्ता जब काटने आ जाता है तो फिर उसको कुछ रोकना पड़ता है, तो कुछ करना पड़ता है। माफ करना, थोड़े वर्ड एग्जैगरेटेड है। नहीं, आपको हक है जो कहना चाहिए। बुरा यानी है क्या, वो क्यों आएगा कि आपने जिस तरह से क्वेश्चन किया उसके साथ मेरे को एग्जांपल देना पड़ता है। और मतलब मैं काफी जगह पे ऐसा कहता है कि एग्जांपल एग्जैगरेटेड दोगे तो लोगों के दिमाग में बात बैठेगी। तो ये दिमाग में बात बैठने के लिए मैं मैसेज दे देना चाहता हूं कि भाई ये सब चीजें भी होती है, उससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। डेफिनेटली जो लोग हैं उनकी मंशा पूरी नहीं हुई तो वो थकते नहीं है। उनको पता नहीं चलता कि जब मौका था 10 साल तक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देने का, जब तक अपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं दे सके, जब कुछ नहीं कर सके, तो अब कहां से नवा एविडेंस खड़ा करने की कोशिश करेंगे? और मतलब मैं अभी भी हम लोग ओपन माइंडेड है, जो कुछ भी है। मैंने तो ऐसा अक्सर होता रहता है कि एक सरकार जाती है तो दूसरी सरकार जब आती है तो एक तरह का वेंडेटा लिया जाता है, मतलब बदला लिया जाता है, और इस तरह से आपके जो अच्छे काम है उसमें भी कीड़ा निकालने की कोशिश करके आप पर कोई फरियाद प्रति फरियाद होती है। तो ऐसे हालात में आप अपनी दिफा के लिए जाओगे कि उससे पहले ही आप इस तरह से ये जो जजमेंट इससे मुतमईन नहीं हुआ, ऐसा कोई शोशा उठाओगे? इसके ऊपर ज़रा वजाहत कीजिए। देखो, प्रैक्टिकली जजमेंट में तो बहुत क्लियर कट क्लीन चिट दी हुई है। ठीक, अभी आने वाली बॉडी को कभी शक लगता है तो चेक कर ले, हमें उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह, अपने कहते हैं ना, अल्लाह ताला जिसको मतलब मैं अपने बचाना चाहता है उसको कोई सच को आंच नहीं वाली बात कहना चाहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को अल्लाह ताला की जात पे पूरा यकीन है, और हम लोग ने जो सिस्टम फॉलो की है उस पर भी पूरा यकीन है। यानी ऐसी कोई चीज़ मतलब में है नहीं जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी मिल सके। मगर आपने जिस तरह से बताया कि छोटी छोटी बातों को कहीं मिसस्ट्रक्चर तोड़ मरोड़ के वो करने की कोशिश की जा सकती है, तो उसके लिए भी हम लोग रेडी है, उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। मतलब में सच सच रहने वाला है, और आधा झूठ बार बार लोग बोलते हैं वो होने वाला है, और सत्य होता है। मतलब यानी वही मैं कहता हूँ ना, वो तोड़ मरोड़ के जो करने वाला जो है वो होने वाला है, हमारे को भी फर्क नहीं पड़ता, होगा। मगर मेरे 2 जगह जवाब देना है, एक मेरी नज़र में, दूसरा मेरा अल्लाह ताला। एक आखिरी सवाल है रिजवान साहब, कि ऐसा भी कहा जाता है कि जो कादरी साहब जिन्होंने इस वक़फ़ कमेटी बनाई थी, उसके बाद इतने 100 साल में अगर कोई अच्छा सदर मिला हो कि जिसके मातहत मौलवियों का पगार 3,000 से लेकर 44,000 तक पहुंचा, तो रिजवान कादरी के वक्फे में था, तो ऐसे अब शायद इनको अगले 100 साल तक ऐसा कोई सदर नहीं मिलेगा। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, दुनिया कभी रुकती नहीं है, सो मस्ट गो ऑन, जो इंग्लिश में बोलते हैं, और इस्लाम में तो हम लोग मानते हैं अल्लाह ताला के ने हम लोगों को भेजा, अल्लाह ताला हमारे को ले सकता है, तो दुनिया कभी रुकती नहीं है। यानी वो मैं तकब्बुर कभी नहीं करता, आने वाले 100 साल में नहीं। अभी नेक्स्ट अपने कमिटी भी बहुत बेहतर आ सकती है, बहुत बेहतर काम कर सकती है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैंने अल्लाह ताला की ज़ात को हाजिर नाजिर रख के, बेशक जो मेरी सलाहियत में सबसे बेस्ट था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफी कुछ पढ़ा हुआ है। यू आर एट योर बेस्ट, आप यू कह रहे हैं अंग्रेजी का जी। और ऐसा भी कहा जाता है कि आप जो चाय भी वहाँ की आती थी तो आप अपने पैसों से पीते थे, उसकी कमेटी के पैसों की नहीं। ये बात कितनी सही? देखो, मैं मेरी चाय की बात नहीं करता, हमारे सब ट्रस्टियों ने कभी भी आज तक एक बिल रखा नहीं, एक। और सेकंड चीज, हमारी एक सिस्टम होती थी, हम जब वहाँ बैठे ट्रस्टी तो कोई गेस्ट आता था ना, वो भी वक़फ़ की चाय कभी नहीं पीता। क्या बात है। हम लोग ट्रस्टी वक़फ़ के मतलब में जो होते हैं, हम लोग हमारे अपने आप पैसे मतलब में देते थे, उसमें से चार। अल्हम्दुलिल्लाह आप काफ़ी सक्षम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें का, मैं अभी वही बताता हूँ कि हम लोग ने ये सिस्टम बनाई है। आने वाले वक्त पे ये सिस्टम को कंटिन्यू करना चाहिए, मेरे लिए बेशक मानना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें वहाँ क्यों भेजा? अल्लाह ताला ने उनकी खिदमत करने भेजा है, और अल्हम्दुलिल्लाह इतना सब कुछ है, तो मतलब ऐसा गलत करने की ज़रूरत नहीं है।
और जो गलत नीयत से जाते हैं वो आज नहीं तो कल बदनाम होते हैं। और वक़्फ़ तो एक अल्लाह की मिल्कत है, उसमें तो कोई हमें उसमें हमारी शमूलियत होनी भी नहीं चाहिए, उसमें भाग बटाई तो होना ही नहीं है। यानी मैं आपने जिस तरह से बताया ना, मैं उसमें ऑलवेज लोगों को ऐसा बोलता हूँ कि जैसा मैं कोई जगह काम करता हूँ, कोई जगह कोई मेरा सेठ लगेगा, सेठ को छुपा के मैं थोड़ी देर नींद झपक भी ले सकता हूँ, काम नहीं कर सकता, या मतलब मैं काम में चोरी कर सकता हूँ। यहाँ हमारा सेठ कौन है? अल्लाह है। और ऐसा सेठ है जिसको सब चीज पता है, सब दिलों की बात भी, वो भेदों को भी जानता है। मतलब आपने और अच्छी बात की, नजर से नहीं, देखने वाला कॉमन वाले नहीं, दिलों की भी बात भी जानता है। तो ऐसे सेठ से, ऐसे आका से कौन चोरी कर सकता है? बहुत खूब, बहुत खूब। तो वो मतलब में सोचने वाली बात है। कभी भी कोई बंदा ऐसा आएगा और ऐसा करेगा तो वो मतलब में कितना बड़ा गुनहगार है। और अल्लाह ताला जब आपको ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जगह पे बिठाता है और आप गुनाह करते हो तो सोचो कितने बड़े गुनहगार आप बनते हो। और हम तो आखिरत की जिंदगी में डेफिनेटली बिलीव करते हैं। तो मतलब मैं हर मुसलमान आखिरत की जिले में बिलीव करता है। कितने लोग नहीं बिलीव करते होंगे वो मतलब मैं अपने। रिजवान साहब, ये आखिरी सवाल रहेगा कि जो वक़्फ़ कमेटी जो केस लड़ा करती थी, आपके जो भी विरोधी आपके ऊपर कुछ करते थे उस पर, तो वक़्फ़ कमेटी के खर्च से वो केस लड़े जाते थे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या आप वक्फ का पैसा बर्बाद नहीं करते थे? देखो, मैं उसको डिटेल में 2-3 तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी ने एडवोकेट को काफ़ी फीस दी हुई है, वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि फीस दी हुई है, मगर कौन से पर्पस के लिए दी हुई है? पॉइंट नंबर 1 पहले आप समझिए। अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी की आमदनी थी पर मंथ 63,000 रुपीज़। आज वो आमदनी है पर मंथ 15 लाख रुपए। वैसे 16 है और अभी 3-4 प्रोजेक्ट ऐसे हम लोग रख के गए हुए हैं, वरना तो ये वो मतलब 2-3 महीने में दूसरी 5 लाख बढ़ सकती है, यानी 20 लाख रुपए के आसपास हो जाएगी। पर मैं सिर्फ 15 लाख रुपए लेके चलता हूँ। 15 लाख मल्टीप्लाई में 12 लाख, 12 महीने का तो 1 करोड़ 80 लाख, ये 1 साल की आमदनी हुई। अभी तक अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी ने 1 करोड़ 80 लाख रुपए वकील को पे नहीं करे। ठीक है। यानी ये सोचने वाली बात है कि वकील को जो पे किया है वो मतलब एक अच्छाई के लिए पे किया जाए। आज मेरे पास मतलब में कम पैसा है, मेरे बच्चों की पढ़ाई की बजाय मैं मेरे वालिद की हॉस्पिटल के एडमिट मतलब मैं दवा की पीछे काम कर रहा हूँ, तो कोई मेरे को इल्जाम लगाएगा कि आपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद करी। ऐसी वाली बात अभी फिलहाल ये कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1। इल्जाम बीच में ये भी लगा था कि कोई वकील फ्री में लड़ने तैयार है, तो मतलब उसमें आप क्यों नहीं करते हो? ठीक। हमारा ये काम कहना है कि प्रोफेशनल, अभी वही एग्जांपल दिया, मैं इतना ही कहूंगा कि जिसने जो बोला था उसको मैं बोलूंगा कि आप कभी बीमार पड़े हुए, आपकी वाइफ बीमार है, आपके बच्चे बीमार है, तो आप अच्छे से अच्छे हार्ट सर्जन के पास जाओगे ओपन हार्ट सर्जरी करने के लिए, कि बोलोगे फ्री में डॉक्टर के पास जाए? ये सोचने वाली बात है। जब इल्जाम लगते हैं तो वो मतलब में आधा सच आधा झूठ सोचते हैं और अपने आप को सोचते हैं कि ये बात है। मैं एक और बात आपकी तवज्जो, जैसे आपने कल ही कहा था किसी इंटरव्यू में कि मैं जो मिला था मिस्टर मोदी से नहीं मिला था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री से मिला था। तो अब जब जो इल्ज़ाम लगे तो एज अ रिजवान कादरी पर नहीं लगे, पर एज अ चेयरमैन ऑफ द वक़्फ़ लगे, तो वो सबब से फिर वक़्फ़ ही देगी ना। मैं आपकी हिमायत नहीं कर रहा हूँ, पर मैं एक बहुत मुनसिफाना बात वही कहता हूँ। यानी पहला पॉइंट नंबर 1 कि मतलब में कौन से केस लड़े हम लोग ने। एक केस जो लड़े वो मतलब में किराए बढ़ाने के केस में लड़े। दूसरे केस लड़े जो अवाम को लार्जर स्केल में बेनिफिट देता हुआ, PIL की, अहमदाबाद अपने गुजरात स्टेट वक्फ बोर्ड, मतलब में गुजरात स्टेट अपने गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड नहीं बना रही थी तो वक्फ बोर्ड बनाना पड़ा। वक्फ बोर्ड आज तक बनाती थी, उसमें कभी मुतवली का इलेक्शन नहीं करना पड़ा, वो अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के PIL के लिए करना पड़ा। वक्फ बोर्ड अपने वक्फ ट्रिब्यूनल का 3rd मेंबर नहीं बना पड़ता तो हमारे लिए करना पड़ा। तो ये लार्जर स्केल में कौम की खिदमत, रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें आप अब तीसरी बात आती कि मतलब में आपने अभी जो बात की वो वाली बात है कि किसी ने हमारे पे पर्सनल इल्जाम लगाए। अब पर्सनल इल्जाम लगाएगा तो मैं पर्सनल केस लड़ूंगा, मगर उनने इल्जाम क्या लगाया कि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी में गफला हुआ है, तो वो लार्जर स्केल पे अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी की बात है। जो छोटी सोच वाले हैं वो छोटी सोच में से कहीं ना कहीं ये चीज निकालने की, कीड़ा निकालने की जिनको आदत होती है, यानी मैंने अभी वही बोला ना, इसलिए मैंने एग्जांपल दिया कि 1 करोड़ 80 लाख की इनकम पर एनम की हो चुकी है और हमने मुश्किल से इतने पिछले 10 सालों में मुश्किल से 30-40 लाख रुपए पे करे होंगे। ओके, तो सोचने वाली बात है कि ये पे करने के बाद क्या रिजल्ट लाए, जी या कौन को क्या फायदा दिया हुआ है। छोटी ठीक। सोच वाले छोटे ही रह जाते हैं। और मैं इतना ही कहूंगा कि ऐसी सोच वाले कभी भी खुदा ना खास्ता कौम के रहबर नहीं बने। कौम के रहबर बनेंगे तो कौम को छोटी चर्चित पे बना के रख जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने, अल्लाह ताला ने हमारे को ये अपने सलाहियत दी है, दीन और दुनियावी दोनों सलाहियत दी है। तो जब मैं नॉन मुस्लिम के साथ बैठता हूं तो भी ये सिस्टम में मैं डिस्कस करता हूं। यानी ये लोग सामने वाले टीले को माउंट एवरेस्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं, शायद ये बात है। बेशक वही कह सकते हैं आप, बेशक वही भली बात है, ठीक है, उसमें है नहीं। तो ये थे जनाब रिजवान कादरी साहब, जिन्होंने बड़ी वजाहत से इनके ऊपर जो पर्सनली तौर पे इल्ज़ाम लगे और इनको जो वक़्फ़ कमेटी का जो जजमेंट है इसके बाद इनको क्लीन चिट मिली, उस पर आकर उन्होंने बड़ी वजाहत से और बहुत अच्छे अंदाज में आमीन मीडिया को ये इन्होंने अपनी सोच पेश करी। तो रिजवान साहब, आपको स्टूडियो पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।